हेलो एवरीवन, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि स्थिर विद्युत था उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आवेश आवेश की उत्पत्ति, उसकी जो अवधारणाएँ उनके बारे में पढ़ा। फिर आवेश को अपने कैसे किसी में जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे प्रेरण द्वारा या फिर यांत्रिक रगड़ मतलब घर्षण द्वारा या फिर संपर्क द्वारा अपने कैसे इन्हें आवेशित कर सकते हैं। उसके बाद में अपने कूलॉम का नियम पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे कि बहुआवेशीय निकाय हो, उसमें स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल का अपने मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बहुआवेशीय निकाय के लिए जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वो क्या होगा? बहुआवेशीय निकाय में बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है कि किसी बहु आवेशीय निकाय में किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत कुल कूलॉम बल उस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलॉम बल के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलॉम बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो ये क्या है? बहुआवेशीय निकाय के लिए बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या किसी बहुआवेशीय निकाय में किसी परीक्षण आवेश पर जो कार्यरत कुल कूलॉम बल होगा, उस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलॉम बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। जैसे अपने कोई बहुआवेशीय निकाय माने, यहाँ पे जैसे ये माना क्यू नोट आवेश पड़ा है, इसका स्थिति सदिश क्या होगा? जैसे अपने मान लिया आर नोट वेक्टर, और यहाँ पर कोई आवेश पड़ा है, ये है Q1, इसका स्थिति सदिश क्या है? R1 वेक्टर। Q नोट पर R1 के कारण जो बल लगेगा कूलॉम बल, वो होगा F नोट 1 वेक्टर। इन दोनों के मध्य की ये जो दूरी होगी वो होगी R नोट 1 वेक्टर। ऐसे यहाँ पे अपने मान लिया Q2 आवेश, इसका जो स्थिति सदिश होगा वो होगा R2 वेक्टर। Q2 के कारण Q नोट पर जो बल लगेगा वो होगा F नोट 2 वेक्टर, और ये जो इनके मध्य का दूरी होगी वो होगी R नोट 2 वेक्टर। अब ऐसे ही अपने एक और आवेश मान लेते हैं, चलते चलते बहुत से आवेश पढ़ेंगे। ऐसे Q1 आवेश मान लिया, ये जो Q1 आवेश है इसका स्थिति सदिश क्या? Rn वेक्टर। Q1 के कारण Q नोट पे बल लगेगा, उस बल का मान क्या होगा? F नोट n वेक्टर। इन दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी? R नोट n वेक्टर। इस तरीके से किसी आवेश पर अन्य आवेश के कारण लगने वाले स्वतंत्र रूप से बहुत से बल होंगे। तो अब अध्यारोपण के सिद्धांत से माना
माना बहु आवेशीय निकाय में Q0, Q1, Q2 ऐसे करते करते Qn आवेश स्थित है, जिसमें प्रत्येक अथवा या फिर कह सकते हैं जिसमें Q0, Q1, Q2, Q3 ऐसे करते करते Qn के स्थिति सदिश क्रमशः क्या थे? एक तो जैसे R0 वेक्टर, दूसरे का क्या था R1 वेक्टर, तीसरे का क्या था R2 वेक्टर, ऐसे करते करते क्या थे Rn वेक्टर है। तथा Q0 पर Q1, Q2, Q3, Qn के कारण लगने वाले कूलॉम बल क्रमशः F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर ऐसे चलते चलते जाएंगे और F0n वेक्टर है। अतः कूलॉम के नियम से क्या होगा? F01 वेक्टर क्या होगा? Q0 के Q0 Q1 अपॉन में R01 की स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा R01 क्या। ऐसे ही F02 वेक्टर क्या होगा? K Q0 Q2 अपॉन में R02 स्क्वायर R02 कैप और ये चलता जाएगा। और लास्ट में जैसे अपने माना क्या हुआ F0n वेक्टर क्या होगा? K Q0 Qn अपॉन में R0n स्क्वायर और इधर R0n कैप। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या है? F वेक्टर परिणामी बल होगा वो किसके बराबर होगा? F0 वेक्टर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस डैश डैश ऐसे सबके एडिशन के मतलब सदिश योग के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा। अब सब का मान रखें F0 1 वेक्टर का मान क्या है? K Q0 Q1 अपॉन में R01 की स्क्वायर R01 कैप प्लस K Q0 Q2 अपॉन में R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस K Q0 Qn अपॉन में R0n स्क्वायर और इधर क्या आएगा R0n कैप। अब देखो इन सब में क्या चीज कॉमन आ रही है? K और Q0 सब में ही है तो K Q0 को अपने क्या ले लिए बाहर कॉमन। अंदर क्या रहेगा? यहाँ पे रहा Q1 R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 इधर R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस Qn R0n स्क्वायर R0n कैप। अब देखो इन सब में एक चीज ये नोट करने वाली, देखो 1 है तो 1, यहाँ 1 2 है तो 2 2 3 है तो 3 ऐसे n है तो n तो ये चलता जाएगा। मतलब अपने समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये समेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है? n पर।
तो अब जो इसका आंसर होगा वो कैसे लिखें समेशन फॉर्म में, एफ वेक्टर बराबर के क्यू नोट, तो बाहर कॉमन था। अब अंदर अपने समेशन फॉर्म में यदि इसे लिखें तो कहाँ से, आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू एन तक, यहाँ क्यू आई आर नोट आई की स्क्वायर आर नोट आई क्या, उनमें क्या था देखो, यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1 1, 2 था तो यहाँ 2 2, 3 था तो 3 3 3। अगर आई अपने मानना तो यहाँ पे आई, इधर भी आई और इधर आई। ये आ गया बहुआवेशीय निकाय के लिए परिणामी मॉडल से संबंधित सूत्र। आज के लिए क्लास में इतना ही। अब अपने करेंगे अगली क्लास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव के बारे में भी अपने अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।